नमस्कार, मैं अश्विनी। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दलित अत्याचारों पर अपना दर्द जाहिर किया। ऐसे हालात में खुद को गोली मार देने जैसा वाकया भी उन्होंने जिक्र के दौरान कहा और कहा कि दलित उत्पीड़न और मारपीट दोनों ही मामले नाजायज हैं। लेकिन क्या दलित उत्पीड़न और मारपीट शोषण जैसे मामलों के जरिए ही होता है? खुद राजनाथ सिंह लोकसभा में बहस के दौरान लगातार बढ़ते आंकड़ों की बात कर चुके हैं, पर सच क्या है? क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में 7 ग्राम पंचायतें हैं जो एसटी के लिए आरक्षित हैं, एससी के लिए आरक्षित हैं, लेकिन 4 बार की कोशिश के बावजूद यहां सरपंच पद के दावेदार 8वीं पास नहीं मिल पाए। क्या यही सच है दलितों के हालात का? और इस सच में कैसे होगा बदलाव? कैसे मोदी राज में दलितों की कायापलट का सपना साकार हो सकता है? जानना चाहते हैं कि इस मसले पर क्या होगी आज आपकी राय। साथ ही जारी रहेगी खास मेहमानों के साथ बातचीत बिग फाइट लाइव में। गृह मंत्रालय के ये आंकड़े बताते हैं कि 2014 में देश भर में दलित उत्पीड़न के 47,000 मामले दर्ज हुए, जबकि 2015 में 54,000 के करीब मामले दर्ज हुए। IS यानी एक साल में मोदी राज के अंदर 7,000 घटनाएं बढ़ी हैं। देश में जहां उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ ज्यादती के सबसे ज्यादा यानी 8,946 मामले दर्ज किए गए हैं, तो दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जहां 7,144 मामले दर्ज हुए। प्रदेश में डांगावास हत्याकांड और नौखा में डेल्टा मेघवाल की हत्या और रेप जैसे मामले कई बार साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में दलित उत्पीड़न के मामले किस कदर बढ़ चुके हैं। डांगावास में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने जहां एक ही परिवार के 4 लोगों पर जीप चढ़ाकर उनकी जान ले ली, तो 20 से ज्यादा लोग उस विवाद में घायल हो गए। वहीं बीकानेर में 17 साल की दलित छात्रा डेल्टा के साथ रेप की वारदात कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इन घटनाओं ने जहां प्रदेश को शर्मसार किया, आए दिन दलित समुदाय के लोगों पर अत्याचार और दलित महिलाओं से रेप जैसी वारदातें समाज और सरकार का सिर झुकाती रहती हैं। बीजेपी सरकार हर बार मोदी राज में दलित उत्पीड़न कम होने की बात करती रही, लेकिन आंकड़ों से बयानों की सच्चाई साफ उजागर होती है। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2008 में दलितों के खिलाफ अत्याचार के 38,000 से अधिक मामले दर्ज हुए थे, तो 2009 में 34,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पिछले 5 साल के आंकड़े बताते हैं कि दलितों के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। NCRB की साल 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक 47,064 अपराध हुए थे, जबकि 2013 में यह आंकड़ा 39,408 था। अपराधों की गंभीरता को देखें तो इस दौरान हर दिन 2 दलितों की हत्या हुई और हर दिन औसतन 6 दलित महिलाएं बलात्कार की शिकार हुई। ऐसे में समझा जा सकता है कि आजादी के 67 साल बाद भी समाज में दलितों की क्या स्थिति है। जहां एक तरफ दलित उत्पीड़न में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो दूसरी ओर दलित समुदाय के लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं। एक तस्वीर प्रदेश में सरपंच के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू करने के बाद प्रदेश की 7 पंचायतों की भी है, जहां एक भी उम्मीदवार सरपंच बनने योग्य नहीं है। इन 7 पंचायतों में से 6 पद एसटी महिला के लिए है और एक सांवरिया पंचायत का सरपंच पद एसटी के लिए आरक्षित है। समझा जा सकता है कि समाज से ज्यादा शैक्षणिक रूप से दलित पिछड़ा है। देश की हर पार्टी दलितों को लेकर राजनीति तो करती है, लेकिन आज भी दलित बुनियादी अधिकार के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या राजनीतिक रूप से दलितों का शोषण हुआ है और क्या दलित उत्पीड़न एक सामाजिक समस्या है? एक सीधा सा सवाल आज बिग फाइट लाइव में आपके लिए। क्या मोदी सरकार के राज में दलित उत्पीड़न में इजाफा हुआ है? firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर फेसबुक और ट्विटर पर ये बता सकते हैं कि सवाल पर आज आपकी क्या राय होगी। हैदराबाद में जब नरेंद्र मोदी रोहित वेमुला के लिए बोले या फिर ऊना के बाद देश में छिड़ी बहस पर बोले, सवाल एक ही होता है कि कैसे तस्वीर बदली जा सकती है। बातचीत करेंगे, खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता शील धबाई जी हमारे साथ हैं,
साथ ही दलित चिंतक और डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव अनिल गोठवाल जी हमारे साथ हैं। धानका जनजातीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामनारायण धानका जी भी बातचीत में हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शील दबाई जी, आपसे जानना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जिस लहजे में रविवार यानी कि बीते कल मुखातिब हुए लोगों से लग रहा था कि उनको दर्द है, दलितों की जो उत्पीड़न है, चिंता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस दर्द का कहीं फील्ड पर असर नहीं होता। ऐसा क्यों है? देखिए अश्वनी जी, दुनिया में हिंदुस्तान ही सिर्फ एक ऐसा देश है जहां पर कि जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इन सब से हटकर हर हिंदुस्तानी को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान में भी चाहे किसी भी वर्ग का हो, ऊंचा हो, नीचा हो, किसी भी मजहब को, किसी भी धर्म का मानना हो, उसको समान अधिकार दिए गए। और प्रारंभ से भी हमारा समाज भी काम के आधार पर, कर्मों के आधार पर बांटा गया था, जिसमें दलित भी थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये चारों जो कर्म के आधार पर थे। और हमारी सामाजिक व्यवस्था को इसी रूप से जाना जाता है और आज भी यही व्यवस्था चल रही है। अगर इस सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो देश में अराजकता फैल जाएगी। और इसका में जो सबसे बड़ा कारण नहीं, ये तो ठीक है, भाषण वाली बात हुई, मोदी जी बहुत बोलते हैं, लेकिन इसकी तस्वीर का हकीकत पर वास्ता बताइए। मैं यही बताना चाहती हूँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरह से राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, तो एक तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है जो गोरक्षा के नाम पर दलितों को तंग किया जा रहा है। जबकि हम मैं तो बाकी बातों को छोड़ रहा हूं, मैं तो रोहित वेमुला की भी बात नहीं करना चाहता और ऊना का भी जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन जो देश के गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने बीते दिनों राज्यसभा में दलित उत्पीड़न पर बहस के दौरान आंकड़े दिए। 2014 में करीब 47,000 दलित उत्पीड़न के मामले पूरे देश में दर्ज किए गए। 2015 आया तो 7,000 की संख्या का इजाफा हुआ, ये संख्या 54,000 से ऊपर चली गई। मैं ऐसा जानना चाहता हूं कि आप जैसे नेता जो चिंता जाहिर करते हैं, उसके बाद ये विभत्स तस्वीर क्यों है? देखिए अश्वनी जी, मोदी जी जो बार बार कहते हैं, मैंने जैसा भी कहा कि जहां बीजेपी शासित राज्य है उनमें राजनीतिक द्वेष के कारण आने वाले चुनावों को देख के ये षड्यंत्र किया जा रहा है, ताकि मोदी जो योजनाएं दलितों के लिए ला रहे हैं, दलित लोगों के हित के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें बाधा पड़े और समाज बिखर जाए। आज गौरक्षा के नाम पर ऐसे लोगों ने धंधा खोल लिया है कि जो दलितों पर अत्याचार करें। मैंने 2016 के आंकड़ों की बात ही नहीं की। देखिए दादरी कांड के बाद की तस्वीर नहीं है, ये उससे पहले की है। देखिए अश्वनी जी कि हमेशा से ऐसा होता आया है कि दलितों को दबाया गया है, लेकिन अब समय बदल रहा है। जिस चाहे सरकार कोई भी आ रही हो, जो स्पेशली मैं बीजेपी की बात करूंगी कि ये सरकार जो स्थिति आज दलितों की है उससे उबारने के लिए, अभी जब मोदी जी ने कहा तो उनकी हृदय की पीड़ा है, जब भारत की जनता ने उनको, जिसमें दलित भी थे, आज राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो दलित वोट जो दरक रहा है उससे परेशान होकर ये विपक्षी लोग ये आरोप लगा रहे हैं दलितों को अपनी तरफ। ये देखिए, मेरे पास 2 संगठनों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर है जो कि दलित उत्थान के लिए काम करते हैं, उनसे भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, तस्वीर को समझ लेते हैं। मैं गोठवाल साहब पहले आपके पास में आना चाहूंगा। जो तस्वीर है उसके मुताबिक राजस्थान दलित उत्पीड़न के मामलों में देश में दूसरे नंबर पर है, पहले मुकाम पर यूपी है। जो मैडम बयां कर रही है, क्या कहीं हकीकत से वास्ता है उसका? नहीं, मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि इसको कोई राजनीतिक रंग नहीं देकर और जो आंकड़ों के ऊपर चर्चा की जाए तो वास्तव में जो राजस्थान का नंबर है दलित उत्पीड़न के मामले में वो नंबर 2 पे है, वो सही बात भी है। उसका कारण ये है कि देश में हर जगह और राजस्थान में भी हर जगह हर कोई ना कोई पॉलिटिकल बयानबाजी के चलते हुए ये राजनेता ज़्यादा बयान दे रहे हैं। राजनीतिक जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे हैं, वो भी इस तरह के बयान देते हैं तो उनके ऊपर उत्पीड़न ज़्यादा बढ़ा है। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग बाग ये कहते हैं कि कुत्ते की तरह है,
कुत्ता मर गया तो या कुत्ते के चोट लग गई, तो ये एक जो केंद्र सरकार के अंदर बैठे हैं उन लोगों का ये बयान हो जाना ही काफी है दलित उत्पीड़न के लिए कि उनको मरहम लगाने मतलब की जगह मंशा नहीं बदली, सिर्फ सियासत होती है, वोट ले लिया जाता है, उसके बाद कोई तस्वीर नजर नहीं आती। हाँ, ये बिल्कुल नहीं आऊंगा, आई है। आपको मौका फिर मिलेगा। हाँ जी, गोठवाल साहब पूरी बात कीजिए आप। मैं यही कह रहा था, चाहे वो किसी भी प्रकार, अब राजस्थान का मामला लें सीधा सीधा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी भी हूं और वैसे बताना भी चाहता हूं, लेकिन ये धरातल पे नहीं उतरा। के लिए डेल्टा मैं डेल्टा प्रकरण मैं डेल्टा प्रकरण के लिए बताना चाहता हूं, लेकिन सीबीआई की ऑर्डर होने के बाद में सीबीआई में फाइल ही नहीं गई, तो दलित अब किसके ऊपर करेंगे? हाँ, दलित का कौन है रखवाला जो मुख्यमंत्री कह दे कि ये फाइल सीबीआई में जानी चाहिए और वो फाइल यहाँ की यहीं पड़ी है, आज तक वो गई नहीं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब कथनी और करनी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप है। तो हम हाँ, दर्द यही दर्द बयां करता है कि हमारे साथ अत्याचार होने के पश्चात भी कितना हमारा। शील दवाई जी, आपकी हकीकत खुलकर सामने आ गई, आप बता दीजिए किस तरह से मसीहा बनकर खुद को साबित करेंगे आप लोग? देखिए अश्वनी जी, मायावती जी जो अपने आप को, मैं मायावती जी की बात नहीं कर रहा, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, डेल्टा प्रकरण की बात कर रहा हूँ, सरकार की ओर से घोषित सीबीआई की जांच की बात कर रहा हूँ। मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए। वो जो दलित नेता अपने आप को भगवान का रूप मानती हैं, जब वो शासन में थी उनके समय में 29,000 केस दलितों पे जड़ थे उनके, जबकि वो खुद अपने आप को मसीहा कहते हैं कि वो अपने दलितों की सुरक्षा नहीं कर पाई। 29,000 केस नहीं, मैं बिल्कुल एक बार इसी बात पे आरोप नहीं लगा रही, मैं इस बात पे आ रही हूँ कि जब दलितों के उनके खुद के हाथ में मसीहा जो है वो 29,000 केस उन पे थे, 1,000 लोग उनके समय पे मर गए, तो ये दावा करने वाले कहाँ हैं? अब एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अभी आप बता रहे थे कि सरपंच नहीं मिले पढ़ाई की वजह से, सरकार ने आऊंगा, मुझे सिर्फ डेल्टा प्रकरण में सीबीआई जांच सरकार ने घोषित की, फाइल नहीं सर की, उस पर बात कीजिए। गोठवाल साहब ने सवाल उठाया। मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में इस राजस्थान की विधानसभा में 34 एमएलए दलित हैं, एससी के हैं, उनमें से 32 एमएलए बीजेपी के हैं, 2 एमएलए निर्दलीय हैं, और उसके पश्चात भी ये होने के बाद भी ऐसी कोई कार्रवाई उनके पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। उसके अलावा भी केकड़ी बिल्कुल, एक बार आप जवाब दें, मैं धानका साहब का भी रुख करूंगा। गोठवाल साहब आता हूं आपके पास में, मुझे ये बता दीजिए कि क्या कारण है, क्या वजह है कि मुख्यमंत्री अपनी दरियादिली दिखाकर सीबीआई जांच घोषित कर देती है, उसके बावजूद नीचे अफसरशाही या फिर कहीं और ये फाइल अटक जाती है? देखिए, अगर ऐसा है तो वास्तव में बहुत ही चिंता की बात है। मतलब आप भी वाकिफ नहीं है? बिल्कुल, अगर जैसा अभी इन्होंने बताया तो ये बहुत ही चिंतनीय बात है, और मैं समझती हूँ कि मुख्यमंत्री जी को फिर से हम लोग जाके इसको रिमाइंड कराएंगे, और किस स्तर पर किस अधिकारी की लापरवाही की वजह से ये डिले हुआ है इस पर कार्रवाई की जाएगी, और मैं कहती हूँ उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। अगर दलितों के मामले में अधिकारी लापरवाही बरतते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आपसे जानना चाहता हूँ, अब इस स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है, दलित उत्पीड़न को लेकर तस्वीर क्या है? धानका साहब, आज की इस वर्तमान परिस्थिति में जैसे गोठवाल साहब ने बताया, ये बिल्कुल सत्य है। मेरे सामने भी ऐसे बहुत से प्रकरण आए हैं। अभी मैं आपको एक जयपुर के नज़दीकी मेरे समाज का ही एक ऐसा प्रकरण आपके सामने पेश करता हूँ, जिसमें एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, और वो मंदिर आज से करीब 15-20 साल, 25 साल, 30 साल पुराना मंदिर है। उस मंदिर को जो अपने आप को विजिलेंट ग्रुप के आदमी कहते हैं, उन लोगों ने उस मंदिर को तोड़ दिया, और वो जब आदमी उसकी रजिस्ट्रेशन कराने गया पुलिस स्टेशन में, तो उसको कहा तुझे बंद कर देंगे अंदर। तो ये इस तरह का कानून का सहयोग नहीं है, आप कहना चाह रहे हैं? कोई सहयोग नहीं है, उत्पीड़न होता है, शिकायत न सरकार में कोई सुनता है, अधिकारियों की भी यही हालत है, सुनता ही नहीं है कोई। उनके सामने कई बार जाते हैं, उनको कहते हैं साहब कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो, देते आपको 1000 2-2000 चिट्ठियां लिखी जाती है, और उनका जवाब आज तक आप लोग देते नहीं हो। सेक्रेटरी लेवल का भी यही हाल है। मतलब जहां दलित की बात आ गई, दलित को तो ऐसा समझते हैं ये बिल्कुल ही डिस्कार्डेड है समाज से, इनकी बात सुननी नहीं। किस स्तर पर ज्यादा उत्पीड़न है, समाज के स्तर पर या फिर सरकार के स्तर पर? सरकार के स्तर पर ये हो रहा है। अब हमारे जो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, वो कई जगह तो अच्छे भाषण देते हैं,
लेकिन देखा जाए तो वो जो पारदर्शिता की बात करते हैं तो किसी भी महकमे में पारदर्शिता नहीं है। मतलब दुखी किया ही जाता है। बिल्कुल हालात हैं, लेकिन विपक्ष के नजरिए से तस्वीर कैसी है ये भी समझना चाहेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रकाश बेरवा जी भी जुड़ेंगे। फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत लौटेंगे चर्चा।